विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे ईरान पर हुए ड्रोन हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में बढ़ते खतरे की। ईरान के इस्फहान में डिफेंस मिनिस्ट्री की हथियारों की फैक्ट्री पर हुए ड्रोन हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। ईरान के डिफेंस मिनिस्ट्री की हथियारों की फैक्ट्री पर हुए ड्रोन हमले में अभी तक किसी जानी नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन हमले में हुए नुकसान का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ईरान रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हमले में शामिल एक ड्रोन को मार गिराया गया और एक दूसरे ड्रोन को पकड़ लिया गया है। इस हमले में फैक्ट्री की छत को मामूली सा नुकसान पहुंचा है। इस हमले में किसी के घायल होने या मौत की खबर नहीं है। ईरान ने कहा है कि इस तरह के हमले उनके शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की तरक्की को नहीं रोक सकते। वहीं ईरान की ओर से कड़ी इंतकामी कार्रवाई की अटकलों को देखते हुए अमेरिका ने इस हमले से अपना दामन झाड़ते हुए साफ कहा है कि इस हमले में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। हमारे किसी सैनिक ने भी इस अभियान में हिस्सा नहीं लिया। हम इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि ईरान ने भी आधिकारिक तौर पर किसी देश का नाम नहीं लिया और हथियारों की फैक्ट्री पर हुए इस ड्रोन हमले को कायरतापूर्ण और ईरान में असुरक्षा पैदा करने की कोशिश बताया, लेकिन कहा जा रहा है कि इस हमले में इसराइल का हाथ है। अभी तक इस्राएली सेना के प्रवक्ता ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया है कि ईरान में हुए हमले के पीछे इसराइल का हाथ है। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइजर ने दावा किया कि ईरान पर हमले में यूएस मिलिट्री शामिल नहीं थी, जबकि सऊदी अरब के अल हदस अखबार ने खबर देते हुए कहा था कि इस हमले में अमेरिका, इसराइल और कई पश्चिमी देश शामिल हैं। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस घटना का बारीकी से विश्लेषण करते हुए लिखा कि कई सैटेलाइट तस्वीरों से ये बात साफ हो गई है कि इस हमले में ईरान को कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, बस इस कंपनी की छत को मामूली सा नुकसान पहुँचा है। वहीं अब इस हमले को इसराइल की करतूत बताते हुए खुद ज़ायोनी मीडिया यदीऊत हारनोत ने दावा किया है कि इस्फहान पर हमले में संभव है उस साइट को निशाना बनाया गया हो जहां ईरान रूस की मदद से हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहा है। वहीं अल जज़ीरा ने ज़ायोनी वेबसाइट वाल्ला के हवाले से खबर देते हुए कहा कि इसराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि ईरान की रक्षा मंत्रालय की इमारत पर हमला सफल रहा और वो अपने मकसद में कामयाब रहे। इस्फहान में निशाना बनाई गई इमारत हकीकत में आधुनिक मिसाइलों को अपडेट करने का एक कारखाना थी। अगली खबर सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों को लेकर बिन सलमान की कोशिशों से जुड़ी हुई है। सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों में पाई जाने वाली कड़वाहट को दूर करने के लिए समय समय पर बगदाद वार्ता की खबरें आती रही हैं। इराक़ से लेकर जॉर्डन तक बगदाद वार्ता के नाम से कई दौर की मुलाकात हो चुकी, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। ईरान से अपने रिश्तों को सुधारने के लिए गंभीरता दिखाते हुए सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान जल्द ही बगदाद यात्रा पर जाएंगे, जहाँ वो बगदाद वार्ता के लिए अपने इराक़ी समकक्ष फवाद हुसैन से विचार विमर्श करेंगे। फवाद हुसैन ने इस संबंध में कहा है कि तेहरान और रियाज के बीच बातचीत की बहाली पर चर्चा करने के लिए जल्द ही सऊदी विदेश मंत्री बगदाद पहुंचेंगे। इराक़ से पड़ोसी देशों को निशाना बनाने वाली किसी भी आतंकी गतिविधि के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए फवाद हुसैन ने कहा कि हम कभी भी अपने देश की धरती को पड़ोसी देशों पर हमला करने या वहां अतिक्रमण करने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। दुनिया और इलाकाई देशों के साथ इराक़ी सरकार के सहयोग की ज़रूरत पर बल देते हुए फवाद हुसैन ने कहा कि इराक़ किसी वीरान आइलैंड्स पर बसा कोई देश नहीं है। हमें अपने देश के विकास और लोगों की तरक्की के लिए खाड़ी देशों और इलाकाई देशों की ज़रूरत है। सऊदी अरब और इराक़ के मजबूत रिश्तों का जिक्र करते हुए इराक़ी विदेश मंत्री ने कहा कि इराक़ के राष्ट्रीय हित दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्तों की नीतियां तय करने का सबसे मजबूत और भरोसेमंद आधार हैं। ईरान अमेरिका तनाव और उसके इराक़ पर बुरे प्रभाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के टकराव का इराक़ पर बुरा असर पड़ता है। ये टकराव ख़त्म होना चाहिए। हमें अपने पड़ोसी और इलाकाई देशों की ज़रूरत है। वहीं ईरान सऊदी वार्ता के बारे में बात करते हुए फवाद हुसैन ने कहा कि जल्द ही बगदाद वार्ता को शुरू करने के लिए बातचीत करने के मकसद से सऊदी विदेश मंत्री इराक़ की यात्रा पर आ रहे हैं। अगली खबर नाइजीरिया में हुए दर्दनाक हादसे को लेकर है। नाइजीरिया में एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर आ रही है। दक्षिण पश्चिमी नाइजीरिया में एक बस और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की जलकर मौत हो गई। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा दक्षिण पश्चिम नाइजीरिया के ओंदू प्रांत के ओडिग्बो शहर में उस समय हुआ जब एक ट्रक और बस आमने सामने से टकरा गए। इस हादसे में 11 लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस घटना में 15 लोग बुरी तरह जल गए। लोकल मीडिया ने इस बारे में खास रिपोर्ट देते हुए कहा कि यह हादसा इतना दर्दनाक था कि टक्कर के फौरन बाद ही बस धू धू कर जल उठी और 15 लोग बुरी तरह जल गए। पुलिस और बचाव दल घटनास्थल पर डेरा डाले हुए हैं। घटना का कारण एक ड्राइवर का विरोधी दिशा में गाड़ी चलाना बताया जा रहा है। ये ड्राइवर अपने वाहन को अचानक ही विरोधी दिशा में क्यों लेकर गया, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं सरकार की ओर से भी इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया गया। गौरतलब है कि नवंबर में भी नाइजीरिया में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 35 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। देश की सड़क सुरक्षा एजेंसी ने जानकारी देते हुए कहा था कि उत्तर पूर्वी नाइजीरियाई शहर मैदुगुरी के बाहर 3 बसों की टक्कर में कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई। बोर्नो स्टेट रोड सेफ्टी एजेंसी के प्रमुख उटेन बोई ने कहा कि दुर्घटना उस समय हुई जब 2 कार्गो बसें आपस में टकरा गई और उनमें आग लग गई। इस हादसे में घटनास्थल पर ही 37 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से अधिकतर की पहचान भी नहीं हो सकी थी क्योंकि शव पूरी तरह से जल चुके थे। बता दें कि अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश नाइजीरिया की खराब रखरखाव वाली सड़कों पर ऐसी भीषण दुर्घटनाएं आम बात हैं। ऐसे ज़्यादातर हादसे तेज़ गति और यातायात नियमों की अनदेखी के कारण होते हैं। नवंबर में ही नाइजीरिया की राजधानी अबूजा के पास एक बस और ट्रक की टक्कर में 17 लोगों की मौत हो गई थी और 4 घायल हुए थे। वहीं उत्तरी शहर कानो के बाहर भी टायर फटने के बाद एक ओवरलोडेड कार के एक बांध में गिर जाने के कारण 9 लोगों की मौत हो गई थी। अगली खबर में बात करेंगे सीरिया इराक बॉर्डर पर खाद्य सामग्री लेकर जा रहे काफिले पर हुए मिसाइल हमले और फिलिस्तीन संकट पर ईरान के बड़े बयान की। ईरान डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़ी हथियार फैक्ट्री पर नाकाम हमले के बाद अब इराक सीरिया बॉर्डर पर एक काफिले को मिसाइल हमलों का निशाना बनाए जाने की खबरें आ रही हैं। बगदाद टुडे ने इराक के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के हवाले से खबर देते हुए कहा कि अलम्बार प्रांत के पश्चिम में सीरियन बॉर्डर के पास स्थित अल कायम शहर में भीषण धमाकों की आवाज़ सुनी गई। कहा जा रहा है कि ये धमाके कुछ टैंकर्स और ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए मिसाइल हमलों के कारण हुए, जिसके बाद इस पूरे इलाके में सेना के हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। हालांकि अभी तक इन हमलों का ना तो साफ कारण पता चला है और ना ही ये कन्फर्म हो सका है कि ये धमाके सीरिया में हुए या इराक में, क्योंकि सीरिया का बूकमाल शहर इराक बॉर्डर से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। वहीं साबरीन न्यूज़ ने सिक्योरिटी सोर्सेज के हवाले से खबर देते हुए कहा कि ये हमले अनाज और खाद्य सामग्री लेकर जा रहे काफिले पर किए गए हैं और इसमें ड्रोन विमान का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन से 3 मिसाइल फायर किए गए। पहला मिसाइल चेतावनी के लिए था, जबकि दूसरे और तीसरे मिसाइल से खाद्य सामग्री लेकर जा रहे ट्रक्स को निशाना बनाया गया है। अल आलम ने भी खाद्य सामग्री लेकर जा रहे ट्रक्स पर ड्रोन हमले की रिपोर्ट देते हुए कहा कि कुछ अननोन ड्रोन्स ने बूकमाल के पूर्व में स्थित अलहारी गांव के पास पार्किंग में खड़े 6 ट्रक्स को निशाना बनाया। इन ट्रकों को इराकी सीमा पार करने के बाद हमलों का निशाना बनाया गया। गौरतलब है कि इससे पहले ऊर्जा संकट से जूझ रहे लेबनान की सहायता के लिए निकले ईरान के टैंकर्स पर भी इसराइल ने 3 ड्रोन हमले किए थे। इस संबंध में इराकी मीडिया ने खबर देते हुए लिखा था कि इराक से 22 ईंधन टैंकरों को सीरिया में प्रवेश करना था, लेकिन 8 टैंकर्स के अल कायम बॉर्डर से सीरिया में दाखिल होने के बाद ही उन्हें सीमा से 200 मीटर अंदर निशाना बनाया गया और इस कारण से अन्य टैंकर अभी भी इराक में हैं और लेबनान इसी तरह ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। वहीं इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी टकराव पर ईरान ने एक बार फिर फिलिस्तीन को हर तरह से मदद देने का भरोसा दिलाते हुए फिलिस्तीनी शहीदों को खिराज अकीदत और उनके परिवार वालों से हमदर्दी का इजहार करते हुए इसराइल के अत्याचारों की निंदा की। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने हमास नेता इस्माइल हनिया से बात करते हुए कहा कि ईरान हमेशा की तरह ही फिलिस्तीन की मदद जारी रखेगा। हमास के राजनीतिक दफ्तर के प्रमुख इस्माइल हनिया और जिहाद इस्लामी के प्रमुख जियाद नुखाला ने ईरान की ओर से फिलिस्तीन को हर मैदान में मिलने वाली मदद और फिलिस्तीनी मुद्दे पर उसके बुनियादी मौक़िफ़ की तारीफ़ करते हुए कहा कि हमें ईरान और उसके उसूलों पर फ़ख्र है। हम इसराइल की इस्लाम विरोधी नीतियों के जवाब में हमेशा ही मैदान में डटे रहेंगे। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश, दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।